मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में हम बीए पार्ट 2 की वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पश्चात राजनीतिक विचारक में प्लेटो को पढ़ेंगे। प्लेटो इज ए वेरी इम्पोर्टेंट ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर, क्योंकि इसका जो महत्व है इस वजह से भी है कि इस एशियन पीरियड में भी उसने अपने भी थ्योरी को दिया। आज 21 सेंचुरी में भी वह रिलेवेंस बनी हुई है। तो हम आज इसमें थोड़ा सा एक ये भी आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जिन बच्चों ने इससे पूर्व वीडियो क्लास ना देखी हो, इसमें से बुक का नाम जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ओपी गावा ही सफिशिएंट होगी। चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों में से कोई भी हो, ओपी गावा की दोनों वर्जन में आती है। आप ओपी गावा की कोई भी बुक ले सकते हैं। तो जो ये थिंकर की जो एक स्टोरी होती है, आज हम आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो पढ़ेंगे, प्लेटो का आदर्श राज पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम उसके बैकग्राउंड को देखें। इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ प्लेटो बैकग्राउंड्स। जो प्लेटो का बैकग्राउंड्स है वो कैसा है? कोई भी थिंकर ये सोचने के लिए या करने के लिए क्यों ऐसा मोटिवेट होते हैं, या उनके सामने कौन सी ऐसी कंडीशंस आती हैं जिन कंडीशन की वजह से उनको खुद को अपने विचारों में चेंजिंग लानी पड़ती है। अब मैं इस वीडियो क्लास के माध्यम से प्रत्येक स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी थिंकर को आप पढ़िए, उसके बैकग्राउंड को समझिए, उसका जीवन इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट की जो बात है, उसकी अवधारणात्मक जो जिस थिंकर से रिलेटेड हम चीज़ पढ़ रहे हैं, उसकी उस तत्कालीन रिसेंटली कंडीशन को समझिए कि उस समय की उसकी परिस्थितियाँ क्या थीं, और उस परिस्थितियों को बेस पर उस पर क्या कंडीशन अपने आप को इमेजिंग करके देख करके उस पे विचारों को समझने की कोशिश करिए। तभी ही उस थिंकर के विचारों को आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि थिंकर की जो कंडीशंस है और आपकी जो कंडीशंस बिल्कुल चेंज होगी। यदि आप अपने दृष्टिकोण से, आप अपने पर्सनल अप्रोच से उस चीज़ को जो है इमेजिंग करेंगे, तो आपको वो चीज़ क्या होगी, गलत लगेगी। और जब आप इमेजिंग करके उस थिंकर के तरफ से जो देखेंगे, तो वही चीज़ उसके कहने का जो पर्पज है, उस समय की जो कंडीशंस है, वही आपको राइट दिखने लगेगी। तो आज की इस वीडियो क्लास में जो प्लेटो का आदर्श राज की हम बात करते हैं, तो उसके इंट्रोडक्शन को समझते, इसके बैकग्राउंड को समझते, परिचय को। प्लेटो का जन्म यूनान में ही हुआ था। यूनान के एथेंस नामक राज्य में हुआ था। इसके पिता, ये एक राज परिवार में जन्मा था, और राज परिवार में जन्म लेने की वजह से राजा बनना इसका जन्मजात अधिकार था, क्योंकि जो सिस्टम था, मोनार्की स्टेट था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो राजा का बेटा ही राजा बनता था। उसमें कोई क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत रिक्वायर नहीं होती थी। प्लेटो राज परिवार में पैदा हुआ था, राजा बनना उसका जन्मजात अधिकार था। लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ा कि वो राजा ना बनकर एक तरह से राजनीतिक चिंतक बन गया, पॉलिटिकल थिंकर बन गया।
तो प्लेटो बचपन से ही स्वस्थ, हष्टपुष्ट और चौड़े और सुडौल शरीर का जो है व्यक्ति था। उस प्लेटो की जो कंडीशंस थी, व्यायाम आदि चीज़ों में अधिक जोर देने की वजह से जो उसके बॉडी फिजिकल जो कट्स निकलते थे, उसके गुरु उसी के नाम के आधार पर उसका नाम प्लेटो रख दिया। कालांतर में वही नाम प्रसिद्ध होकर के प्लेटो के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो उनके जो गुरु का नाम सुकरात था। तो सुकरात उस समय की जो शासन व्यवस्था थी, उस समय की जो एथेंस और स्पार्टा यूनान के दो राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा। तो एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, और स्पार्टा में आर्मी जो है मिलिट्री गवर्नमेंट था, आर्मी शासन था। तो मिलिट्री गवर्नेंस की वजह से, आर्मी शासन की वजह से वहाँ की जो है शासन व्यवस्था सही तरीके से तो रेगुलेट हो रही थी। बट जो एथेंस की जो कंडीशंस थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की वजह से वहाँ इलेक्शन के माध्यम से अनएलिजिबल कैंडिडेट इलेक्ट जो है क्या होते हैं, चुनाव जीत करके जो है, इलेक्शन जीत करके जो है शासन सत्ता में क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। तो जब ऐसी कंडीशन हो गई वहां एथेंस के जो है, तो धीरे धीरे शासन सत्ता पे अयोग्य व्यक्तियों का जमावड़ा होता गया। जब अयोग्य व्यक्तियों का जमावड़ा होता गया, एक प्रकार से जो अयोग्य व्यक्ति थे, अनएलिजिबल कैंडिडेट थे, वो धीरे धीरे क्या हो गए, उनकी मेजॉरिटी बनने लगी, उनका बहुमत आने लगा। अब उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि जो क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी हद तक कोई भी निर्णय ले सकते थे। तो धीरे धीरे स्वार्थ सिद्धि के लिए जब व्यक्ति वो काम करने लगे, तो समाज में अत्याचार बढ़ने लगा। जब समाज में अत्याचार बढ़ने लगा, तो उसी समय प्लेटो के गुरु जो सुकरात थे, तो वो अत्याचार को देख करके अब समाज में धीरे धीरे लोगों को जागरूक करने लगे। जब लोगों को जागरूक करने लगे, तो लोगों क्योंकि उस समय जो संचार का माध्यम था, कम्युनिकेशन का मीडियम था, वो इस समय आज की कंडीशंस नहीं थी कि सोशल मीडिया पे आप कोई भी पोस्ट कर दीजिए, हजारों लोग 10 मिनट में देख लेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या अन्य जितने भी सारे माध्यम से हैं, आप अपनी बात रखना चाहें 10 मिनट में ही ये पता नहीं कितने लोगों तक, कितने ग्रुपों में आपकी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड हो जाएगी। तो उस समय जो कम्युनिकेशन का माध्यम था क्या था, ग्रुपिंग था, ग्रुपिंग था, समूह के रूप में, कि जहां 2-4 लोग बैठे होते, 10 लोग बैठे होते थे, क्योंकि छोटे छोटे नगर राज थे, सिटी स्टेट की बात थी प्लेटो की। तो उस हिस्सा में क्या है, डायलॉग सिस्टम से, वार्तालाप सिस्टम से अपने आप को क्या करते थे, अपनी बात रखते थे कि जो ये राजा है और ये डेमोक्रेसी के डायरेक्ट डेमोक्रेसी के माध्यम से जो इलेक्टेड होकर के आते हैं, तो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ये अत्याचार कर रहे हैं, और इस चीज को रोकना होगा। उस सिस्टम को क्या करते थे, समझाते थे सुकरात। अब धीरे धीरे ये बात इतनी फैल गई कि अब लोग इतना अवेयरनेस होते गए। अब प्लेटो भी उस मित्र मंडली का क्या था, मेंबर था। उस समय जहां पर प्लेटो और उस सुकरात की संवाद, डायलॉग मेथड से था, उसके संवाद की जो शैली थी जो है, उससे जो है प्लेटो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे।
उन्हीं की शिक्षा दीक्षा देने के लिए क्या हुए, सुकरात की नियुक्ति हुई कि प्लेटो की शिक्षा दीक्षा का काम कौन देखेंगे, सुकरात देखेंगे। इस प्रकार से जब प्रचार प्रसार इतना ज्यादा हो गया, राज्य में एक तरह से अशांत फैल गई, लोग क्रांति करने के लिए उत्सुक होने लगे, बदलाव चाहने लगे कि अब ऐसे सिस्टम पे रहना उचित नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का शासन है। तो जब जनता, उसमें लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की सबसे मुख्य व्यवस्था है कंसेंट, जनता की, पीपुल्स कंसेंट की बात होती, जनता के सहमत की बात होती है कि बिना आपके सहमत के आप पर कोई शासन नहीं कर सकता है। लोग समझदार थे, जागरूक थे। अब इस ऐसी स्थिति आ गई कि राजा के सामने जो है क्रांति की जैसी कंडीशंस खड़ी हो गई। तो राजा ने उसको गिरफ्तार करवा लिया सुकरात को, और उसको उनके सामने कंडीशंस रखी कि आप या तो माफी मांगें या तो विष का प्याला पीने के लिए मजबूर कर दिया। तो जब उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया और उसके पास समय भी था कि चाहते तो उस बंदी गृह से, जो जेल थी या कारागार था, वहां से भाग भी सकते थे रूस जो है सुकरात, लेकिन उन्होंने ये संदेश नहीं जाने दिया कि सुकरात डर की वजह से राजतंत्रात्मक शासन, इस प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में डर की वजह से वहां से भाग निकले। उन्होंने कहा नहीं, मुझे विष का प्याला पीना स्वीकार है, लेकिन भागना नहीं। और अंततः उनको विष का प्याला पीना पड़ा और हमेशा हमेशा के लिए उच्च निद्रा में विलीन हो गए। ये जब घटना घटी तो प्लेटो अपने गुरु सुकरात के प्रति इतना अगाध श्रद्धा भावना रखते थे कि उनके मृत्यु के बाद ये क्या हुए, वैराग्य उत्पन्न हो गया। जहां प्लेटो जो है राज परिवार में जन्म लेकर के राजा बनना इनका जन्मजात अधिकार हो गया था, तो उसी समय में इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। तो राजा ना बन करके राजनीतिक थिंकर अर्थात पॉलिटिकल थिंकर हो गए, राजनीतिक विचारक हो गए। तब इनके मन में आया कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में जो विश्व के श्रेष्ठतम गुरु सुकरात जैसे व्यक्ति को विष का प्याला पीने के लिए मजबूर होना पड़ा, तब अब हमको ये ध्यान देना होगा कि हमारे लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था श्रेष्ठ होगी, एक्सीलेंट होगी, अच्छी होगी। ऐसी स्थितियों में उनके मन में आया कि हम एक ऐसे आइडियल स्टेट की बात करते हैं, ऐसे एक आदर्श राज्य की बात करते हैं जहां सब कुछ बेहतर हो। थोड़ा सा आपका ध्यान में हम और आकृष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उस समय की जो प्लेटो की कंडीशंस थी, एथेंस और यूनान के लोग, आप लोग ध्यान दिए होंगे कभी भी, या अब ना दिए हो तो अब भी ध्यान दीजिए, जो है कि मैक्सिमम लोग, चाहे हेरोडोटस हो, चाहे सुकरात हो, चाहे प्लेटो हो, अरिस्टोले हो, प्रोटेगोरस हो, थेसीमेकर हो, या जितने भी आपको एशियन पीरियड के जितने भी थिंकर मिलेंगे, मैक्सिमम वही उसी यूनान और एथेंस के ही लोग हैं। जैसे आज लोग भी कहते हैं ना, सिविल सर्विसेज के लिए इलाहाबाद एक हब है। पहले ज्यादा था, लेकिन अब थोड़ा सा कंडीशंस चेंज है। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि एथेंस और स्पार्टा की जब बात है, तो एथेंस और स्पार्टा जो नगर राज थे और चारों ओर से समुद्र से घिरे हुए थे, सिक्योरिटी को लेकर की कोई चिंता नहीं थी।
फर्टिलाइजर लैंड थी, उर्वरक भूमि थी, खूब गेहूं चावल और जो है पोटैटो होते थे, दालें होती थी, खूब खाते थे, मस्त रहते थे। आवश्यकताएं सीमित थी, स्वस्थ जलवायु था, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु थी। जब स्वास्थ्यवर्धक जलवायु थी तो खाते थे, पीते थे और मस्त रहते थे। पर्याप्त लोगों की आवश्यकताएं ज्यादा अनलिमिटेड नहीं थे, सीमित आवश्यकताएं थी, जिसको बेसिक नीड कह सकते कि रोटी, कपड़ा और मकान, इतने चाहिए। तो जब ऐसी कंडीशंस थी तो लोग खाते थे, स्वस्थ रहते थे और आज स्वस्थ मन से चिंतन करते थे। आज जब खाते थे, पीते थे, स्वस्थ मन से चिंतन करते थे तो बेहतर रिजल्ट देते थे। यही एक रीजन है कि उस समय की तत्कालिक परिस्थितियां विश्व परिदृश्य में यूनान को एक बेहतर स्थिति प्रदान किया। सुरक्षा के लिए कभी किसी से युद्ध करने की जरूरत नहीं होती, चारों ओर समुद्र से घिरे होते थे, वो टापू की तरह बसे थे। कोई पहले आएगा समुद्र क्रॉस करेगा, समुद्र क्रॉस करने के बाद जब लैंड पे आएगा तब वार करेगा या वहां पर जो एक्टिविटी होंगी उसकी। फर्टिलाइजर लैंड थी, इतना उर्वरक शक्ति थी जो है भूमि की, जो है कि गेहूं चावल जो भी आप बाजरा ज्वार बो दे, इतना खाने पीने के लिए सफिशियंट हो जाता था। सब्जी उगा लेते थे, सब लोग अपनी अपनी आवश्यकताएं के लिए कर लेते थे। स्वास्थ्य वर्धक जलवायु थी, हेल्दी इन्वायरमेंट, पीसफुल और हेल्थफुल जो है इन्वायरमेंट था। तो ऐसी कंडीशंस पे लोग खाते थे, पीते, स्वस्थ रहते थे और स्वस्थ मन से स्वस्थ चिंतन करते थे। जब स्वस्थ मन से स्वस्थ चिंतन करते थे तो धीरे धीरे एक यूनान की एक ऐसी शिष्ट आ गई कि विश्व परिदृश्य में एक जो है पहला स्थान ले लिया चिंतन के क्षेत्र पे, बौद्धिक स्थिरता के क्षेत्र में। तो इस स्थिति की वजह से प्लेटो के भी मन में जब उनके गुरु सुकरात को विष को प्याला पीने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो अब उनके मन में आया कि अब हमें किस प्रकार के राज की आवश्यकता है। क्योंकि राज्य के वजह से, क्योंकि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसकी एक्टिविटी का प्रत्येक व्यक्ति पर जो है इफेक्ट पड़ना स्वाभाविक है। तो प्लेटो के मन में एक विचार आया, उसने सोचा कि आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य का, अब वो प्लेटो का जो आदर्श राज्य होगा, आदर्श राज्य आपका आदर्श राज्य नहीं यहाँ पढ़ा जाएगा, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपके आदर्श राज्य की कल्पना नहीं करती अपेक्षा। वो एक्सपेक्टेशन जो करती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, प्लेटो के आइडियल स्टेट की बात करेगी कि प्लेटो उस आइडियल स्टेट में किस प्रकार के सिस्टम को डेवलप करना चाहते थे। वो जो आइडियल स्टेट होगा वो प्लेटो का आइडियल स्टेट होगा। तो प्लेटो ने अपने आइडियल स्टेट के संबंध में उन्होंने कहा, उन्होंने 4 स्टेप रखे। कम्युनिज्म, साम्यवाद, कम्युनिज्म और एजुकेशन के माध्यम से हम क्या बनाएंगे, फिलासफर किंग बनाएंगे। साम्यवाद और शिक्षा के माध्यम से फिलासफर किंग अर्थात दार्शनिक राजा बनाएंगे। और दार्शनिक राजा ही जैसे राज्य में न्याय की स्थापना कर देगा तो तुरंत वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, आदर्श राज्य में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आपको आइडियल स्टेट का क्वेश्चन जो आंसर राइट करना होगा तो सभी बिंदुओं को समराइज करके ही लिखना होगा। कभी कभी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आइडियल स्टेट तो पूछ ही लेगा, प्लेटो का साम्यवाद पूछ लेगा, प्लेटो के एजुकेशनल सिस्टम पूछ लेगा, प्लेटो का फिलासफर किंग पूछ लेगा, प्लेटो का जस्टिस पूछ लेगा, प्लेटो का न्याय पूछ लेगा। उन तीनों में 4 में से एक एक करके भी पूछता है।
कभी कभी जो है सभी को मतलब आदर्श राज पूछ लेगा। तो जब आदर्श राज उसकी कंसेप्ट ही है तो उस प्रश्न में आपको समराइज करके सभी चीजें देना होगा कि प्लेटो वहां पर किस प्रकार का जो है साम्यवाद चाहते थे, शिक्षा व्यवस्था उस राजा की कैसी होगी, और वो जब राजा उच्च जो है शिक्षा प्राप्त करके उस राज्य में न्याय की स्थापना करेगा, तो जैसे ही उस राज्य में न्याय की स्थापना हो जाएगी तब तुरंत वहां किसकी स्थापना हो जाएगी, आदर्श राज्य की। तो जो प्लेटो का आदर्श राज्य है उसमें कुछ पॉइंट हैं, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। जो है दार्शनिकों का शासन, रूल ऑफ फिलासफर्स, वो जो प्लेटो का आदर्श राज्य होगा उसमें क्या होगा, दार्शनिकों का क्या होगा, शासन होगा, रूल ऑफ फिलासफर्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे होगा निरंकुशता, असीमित नहीं, एब्सोल्यूटनेस नॉट अनलिमिटेड, कि जो निरंकुशता होगी असीमित नहीं होगी, किसी के पास इतनी शक्ति नहीं दी जाएगी कि जो अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो करता रहे। आदर्श राज्य में न्याय, जस्टिस इन द आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य में न्याय होगा। नागरिकों के 3 वर्ग होंगे, 3 क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत होगा, प्रिंसिपल ऑफ द फंक्शंस स्पेशलाइजेशंस, कार्य विशेषीकरण, क्योंकि व्यक्ति को जो कार्य दिया गया वही कार्य करे और उसी कार्य को करते हुए आगे बढ़े, तभी राज्य में न्याय की स्थापना हो पाएगी। प्लेटो का ऐसा मानना था। शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण, कि जो वहां की एजुकेशन सिस्टम होगी, वहां के जो शासक होंगे, वहां के जो रूलर होंगे, उस पर क्या उनका होगा, कंट्रोल होगा, अर्थात सरकारी शिक्षा होगी। जो होंगे जितनी सारी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे, शैक्षणिक संस्थान होंगे, वो किसकी तरफ से होंगे, राज्य की तरफ से होंगे, सरकार की तरफ से होंगे। कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर प्रतिबंध, अर्थात जो ऐसी जो कला और साहित्य होगा, लिटरेचर होगा, आर्ट एंड लिटरेचर्स होगा, जो सोसाइटी पर गलत इफेक्ट डालती हो या उसके अध्ययन करने से उस समाज पर, बच्चों पर, उस समाज के लोगों पर जो है निगेटिविटी आती हो या नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, उस पर क्या होगा, रोक लगेगी। और नेक्स्ट पॉइंट पे आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था, जो आइडियल स्टेट होगा, कम्युनिस्ट सिस्टम इन द आइडियल स्टेट, जो आदर्श राज्य होगा वहां पर किस प्रकार का सिस्टम होगा, कम्युनिस्ट साम्यवादी व्यवस्था होगी। साम्यवाद का आशय है कि जहां उत्पादन, वितरण और विनिमय एक व्यक्ति या संस्था से हटा करके संपूर्ण समाज या राज्य के द्वारा की जाती, वो क्या होता है, समाजवादी या साम्यवादी। साम्यवादी में हिंसा का प्रयोग थोड़ा सा हो जाता है, समाजवाद में हिंसा से दूर रखा जाता है। नर नारियों को समान अधिकार, इक्वल राइट टू मेल एंड फीमेल, सभी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को क्या है, बराबरी का हकदार होगा, बराबरी के लिए उनको रखा जाएगा, उनमें किसी प्रकार का कोई जो है वो इंटरफेयर नहीं होगा। प्लेटो प्राचीन काल के पहले राजनीतिक विचारक है जिन्होंने स्त्री और पुरुष की समानता पर क्या किया, विश्वास किया। इसके बाद जैसे आप आएंगे ना अरिस्टोले पर जो है, तो सारे सिस्टम को चेंज कर दे। उन्होंने कहा है कि नहीं, स्त्रियों को घर की 4 दीवारी के अंदर ही होना चाहिए, बाउंड्री लाइन के अंदर ही होना चाहिए, उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशंस पे उन्होंने नर नारियों के समान अधिकार की बात किया, इक्वल राइट टू मेल एंड फीमेल की बात करते हैं।
कि जो आदर्श राज्य होगा उनमें ये सभी बिंदु समाहित होने चाहिए। और सर्वाधिकारवादी राज्य की बात करते हैं, एक ऐसा राज्य हो जिसका प्रत्येक व्यक्ति पर नियंत्रण हो। क्योंकि जो टोटलिटेरियनिज्म की बात हो, डिक्टेटरशिप वाली राज्य की बात होती है, तानाशाही या सर्वाधिकार टोटलिटेरियनिज्म की जो बात होती है, सर्वाधिकारवाद की बात होती है, तो वहां राज्य के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने की बात कही जाती है। इस प्रकार से प्लेटो का जो आदर्श राज्य होगा, इस प्रकार का प्लेटो का आदर्श राज्य होगा, ये बिंदु वहां समाहित होंगे। जब ये बिंदु पाए जाएंगे तभी प्लेटो का आदर्श राज्य माना जाएगा। और इसमें से मुख्य पॉइंट तो प्लेटो के आदर्श राज्य की हो गए, लेकिन इनमें से कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जो आदर्श राज्य की आलोचना के क्रिटिसिज्म ऑफ द आइडियल स्टेट की जब बात करते हैं तो आदर्श राज्य की आलोचना भी की गई है। क्योंकि ये प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना तो कर लिया, वह आदर्श राज्य जो है पृथ्वी तल पर प्राप्त करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इतना इस प्रकार का आइडियलिस्ट व्यक्ति को प्राप्त करना इस वास्तविक धरा पर या दुनिया पर संभव ही नहीं है। तो जो है आदर्श राज्य की आलोचना के संबंध में अगर पॉइंट बनते हैं तो उसमें पहला बिंदु होगा स्वतंत्रता का निषेध। प्रोहिबिशन ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, स्वतंत्रता की निषेधता की बात करते हैं। कार्यात्मक विशेषीकरण की प्रवृत्ति अनुचित। तो मेथोडोलॉजी ऑफ द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इम्प्रॉपर, जो ये कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति क्या है, अनुचित है, ये उचित नहीं है। क्योंकि व्यक्ति विशेष का स्पेशलाइजेशन की जो बात प्लेटो करते हैं तो उनके आलोचक ये मानते हैं कि जो प्लेटो ये बात कह रहे हैं उचित नहीं है। और स्पेशलाइजेशन तो किसी व्यक्ति पर भी आ सकता है यदि उस व्यक्ति के द्वारा अच्छे तरीके से कार्य को संपन्न किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व। व्यक्ति और राज्य की समानता को इसलिए महत्व दिया जो है कि व्यक्ति और राज्य की समानता को अधिक महत्व इसलिए देते हैं कि व्यक्ति के द्वारा अपने महत्व को भी बनाए रखा जाए और राज्य के द्वारा उनको ऊपर से कोई ऐसी चीजें ला दी ना जाएं जो उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनको बाधा बने। इसलिए समानता की बात करते कि अगर सभी व्यक्ति समान होंगे, राज्य और व्यक्ति के बीच रिलेशंस जो है, तो बेहतर रिजल्ट उसका आएगा। उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा। उत्पादक, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग की जब बात करते हैं तो उत्पादक वर्ग की नितांत क्या करते हैं जो है, उपेक्षा करते हैं, क्योंकि उनको अन्य एक्टिविटी से दूर रखते हैं प्लेटो। ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, जब ये आप लोगों की तब समझ में आएगी जब प्लेटो की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। तो आउटराइट निग्लेक्टेड आप प्रोडक्टिव क्लासेस की जो बात करते हैं कि उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा की गई है, उनको अन्य एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया, उनको मना कर दिया गया, राज्य के द्वारा उनको निषेध कर दिया, रोक दिया गया कि आप ऐसे कार्य नहीं करेंगे। सिर्फ ये थ्योरी है, इसका वास्तविक जीवन में कोई ऐसा राज्य की कल्पना ना हुई है, ना हो सकती है आगे भी जो है। कल्पना तो हो सकती है लेकिन वास्तविक धरातल पर ऐसे राज्य प्राप्त करना संभव नहीं है। शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता। जो शासक वर्ग था उसके सत्ता पे क्या था, निरंकुशता था। एक व्यक्ति पर इतने पावर दी जाए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका,
ताकि जो इसकी इच्छा हो, राज्य की जो करेंटली कंडीशंस हो, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सके। शासन के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा की बात कही है कि शासन के लिए जो राज्य के द्वारा हो, जो राजा के द्वारा हो, अगर जरूरत पड़े, उसकी रिक्वायर हो, तो कुछ तत्वों की आज जो आवश्यक तत्व उनकी उपेक्षा भी कर सकते हैं, उनको इग्नोर करके भी सही डिसीजन ले सकते हैं। और एक बात और जो प्लेटो ने कहा, उनकी आलोचना के रूप में होती है अन्य विद्वानों के द्वारा, कि दास प्रथा के संबंध में क्या है प्लेटो मौन है। दास प्रथा उस समय की यूरोपीय यूनान की व्यवस्था का क्या था, एक आधार था। जिस तरह से आज पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है, उसी प्रकार से उस टाइम में, उस एशियन पीरियड में दासों को खरीदा और बेचा जाता था जो। तो इस संबंध में प्लेटो ने दास प्रथा के संबंध में कोई भी बात नहीं कही, अर्थात उन्होंने दास प्रथा में कुछ अगर नहीं बोला तो इसका आशय यह है कि वो उस चीज को क्या करते थे, समर्थन करते थे। तो इस प्रकार से आज इस प्लेटो के आदर्श राज पर डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।